हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। हालांकि आपको ये बात पहले से ही पता है कि गॉस का प्रमेय और एक है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और लगभग हर वर्षों में गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग पूछ लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। मैं यही कहूंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको समझाकर इसी वीडियो में आपको ये तैयार करा दूंगा कि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग क्या होता है। जिन विद्यार्थियों को डेरिवेशन से डर लगता है, खासकर मैं उनसे कहना चाहूंगा आप वीडियो का अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि मेरा यही लक्ष्य है कि जिनको कुछ नहीं आता, जिनको डेरिवेशन बिल्कुल नहीं आता, उनको एक अच्छे लायक बनाया जाए, उनको एक अच्छे तरीके से समझाकर बताया जाए, जिससे वो आसानी से समझ पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। तो गॉस के प्रमेय का कितने अनुप्रयोग होते हैं, तो याद रखेंगे कि जो गॉस के प्रमेय का जो अनुप्रयोग है, ये क्या हुआ भैया, ये आप याद रखेंगे, गॉस के प्रमेय का जो अनुप्रयोग है वो 3 है। ठीक है, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग कितना होता है, 3 होता है। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक हमने गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग ले लिया है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। गॉस के प्रमेय का 3 अनुप्रयोग होता है। पहला अनुप्रयोग हम यहाँ पे लिए हैं कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब एक अनंत लंबाई का, ध्यान से आप समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा अभी। जैसे कि सपोज दैट, जैसे कि ये एक अनंत लंबाई का, ये एक क्या है, ये एक अनंत लंबाई का चालक तार है L। ठीक है, ये एक अनंत लंबाई का चालक तार L है, इस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। ठीक है, और इसका आवेश घनत्व लैम्डा है। तो इसके चारों ओर, ये इस पर आवेश उपस्थित है, तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर इसके चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके चारों ओर क्या होता है, इस प्रकार विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके चारों ओर इस प्रकार विद्युत क्षेत्र, इसके चारों ओर इस प्रकार विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक बेलन के आकार का, इस प्रकार इसके चारों ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके चारों ओर इस प्रकार विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E है। ठीक है, और याद रखेंगे इस बेलनाकार का जो लंबाई है वो L है, और इस बेलन की जो त्रिज्या है वो R है। तो देखिए, ये है आपका पहला गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग, जो मैंने यहाँ पे एक फिगर से माध्यम से आपको समझाया है कि एक अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो ये पहला अनुप्रयोग हो गया। दूसरा अनुप्रयोग याद रखेंगे, दूसरा अनुप्रयोग कैसे होता है वो मैं केवल एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आगे सब हम कराएंगे। ठीक है ना, पहले हम आज के इस वीडियो में ये पहला अनुप्रयोग, इस पर हम डिस्कस करेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि 3 अनुप्रयोग होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं है, बस वो जानते हैं गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग होता है, परंतु एक नहीं है ना, 3 है अनुप्रयोग, और तीनों में से कोई एक साल हर वर्षों में पूछा जाता है। तो तीनों हमें पता करना है, ये बात आपको पता होना चाहिए, तो समझिएगा। दूसरा है कि एक अनंत लंबाई का क्या है, एक समान आवेशित, ये क्या है, एक चादर है। जैसे एक सादा पन्ना होता है ना, तो पन्ना हम देख रहे हैं या पेज होता है, तो उसको देखेंगे तो सेम टू सेम वही है। अब इसमें एक बेलनाकार, इसमें क्या होता है, इसमें आप याद रखेंगे, इसमें भी एक इस प्रकार से, इसमें भी एक इसी प्रकार से बेलनाकार पृष्ठ होता है।
ठीक है। यहाँ पे आप याद रखेंगे एक अनंत लंबाई का चालक तार है, सॉरी एक अनंत लंबाई का एक चादर है, ठीक है, आयताकार चादर, जिस पर क्या है प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिसका आवेश घनत्व सिग्मा होता है। अब इसमें ये जो बेलनाकार पृष्ठ है तो यहाँ पे याद रखेंगे इसमें 3 सरफेस होते हैं, एक है ये है S1 सरफेस, ये है S2 सरफेस, ये है S3 सरफेस। मतलब इसमें 3 सतह होते हैं S1 S2 S3। और याद रखेंगे इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो इस ओर होती है, और इस जो ये तीनों सरफेस है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A होता है। तो ये है दूसरा अनुप्रयोग जो है क्या है आयताकार चादर के लिए, आयताकार चादर के लिए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और तीसरा एक और इसका अनुप्रयोग होता है जो कि आपको जान लेना आवश्यक है इसी वीडियो में, क्योंकि देखिए तीसरा होता है एक गोलाकार पृष्ठ के लिए। ये तीसरा अनुप्रयोग है कि एक गोलाकार पृष्ठ पर यदि एक समान आवेश है तो इसके कारण इस गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो ये 3 चीजें, ये 3 अनुप्रयोग हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्षों में पूछ लिया जाता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हम गॉस के प्रमेय का जो पहला अनुप्रयोग है इसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम दूसरे अनुप्रयोग पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप कहेंगे सर तीनों उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा कि देखिए 100 में से 99% ये दोनों इंपॉर्टेंट है। गॉस के प्रमेय का पहला और दूसरा अनुप्रयोग है 99%, और ये हम कह सकते हैं 75 to 85% ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, पर पहला और दूसरा अनुप्रयोग आपको बिल्कुल तैयार रखना है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो फिलहाल मैं अब इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर से फिगर आपको बना दूंगा, देख लीजिएगा। तो फिलहाल मुझे ज़्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं था, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम लग गया। बट फिलहाल अब स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने तीनों अनुप्रयोग का फिगर बनाकर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि 3 इसके अनुप्रयोग होते हैं। तो पहले अनुप्रयोग पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहले अनुप्रयोग यदि आपको समझना है, देखिए कोई भी डेरिवेशन को अगर आपको समझना है ना, तो आपको सबसे पहले तो आपको फिगर पर आपका पूरा कमांड होना चाहिए, फिगर पूरे तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए फिर से मैं एक्सप्लेन एक बार कर दे रहा हूँ फिगर को, और यहीं पे आपको समझना है। देखिए सपोज दैट ये मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये एक अनंत लंबाई का, ये एक अनंत लंबाई का चालक तार है जो है L, ठीक है। अब इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर क्या है, इस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है। तो जब हम इस पर आवेश देते हैं तो इस पर आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाता है जो है लैम्डा। अब इसके बाद ये बात आपको ये समझना होगा कि जब हम किसी भी चालक पर हम आवेश देते हैं तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर भी चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहाँ पर भी क्या होता है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है जी। इसके भी चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस प्रकार, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। इसके चारों ओर इस प्रकार एक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। इस प्रकार सपोज दैट आप मान लीजिए। तो इस प्रकार इसके चारों ओर क्या होता है, इसके चारों ओर इस बिंदु P पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक जो ये बेलनाकार पृष्ठ है, तो ये जो बेलनाकार सतह है, बेलनाकार आपको दिखाई दे रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी जो लंबाई है वो क्या है, L है, और इसकी जो त्रिज्या है वो है क्या है, स्मॉल r है। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना ही आपको समझना है। देखिए अभी तक हमने केवल यही बात बताया कि एक अनंत लंबाई का चालक तार L है,
जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिसका आवेश घनत्व लैम्डा है और जिसके कारण जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तथा आप कह देंगे, इतनी बात आप कह देंगे। उसके बाद आपको याद रखेंगे, यहाँ पर आपको एक प्रश्न आना चाहिए कि सर यहाँ पर विद्युत, हम जानते हैं आवेश दिया जाता है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, बट बेलनाकार पृष्ठ, बेलनाकार आपको कैसे पता कि बेलन के जैसा ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा? गोलाकार भी तो हो सकता है ना, कैसा भी हो सकता है। तो देखिए हम जानते हैं कि गॉस का जो प्रमेय का अनुप्रयोग है, मतलब गॉस का नियम है, वो एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है तो एक बेलन जो सतह है ये एक बंद पृष्ठ होता है, इसलिए हमने बेलन का क्या लिया है, आकार यहाँ पर लिया है। तो आप कह सकते हैं गोलाकार भी तो ले सकते हैं ना, या शंकु के जैसा भी ले सकते हैं, वो भी तो बंद होता है। तो यहाँ पर मेरा दूसरा जवाब ये रहेगा कि देखिए ये अगर हम बेलनाकार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये अगर हम बेलन को देखें ना तो वो भी एक चालक जैसा ही होता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं जितना इधर क्या होगा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उतना ही इधर, परंतु गोले में ऐसा थोड़ी ना है, शंकु में ऐसा थोड़ी ना है। शंकु कैसे बनता है जी? शंकु इस प्रकार बनता है। तो ये बताइए, इस तरह एक चालक तार है तो शंकु के जैसा अगर हम लेंगे तो क्या यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी या यहाँ पे ज्यादा होगी? ऐसा थोड़ी ना होगा। परंतु बेलन में जहां पर इतना यहाँ पे भी होगा उतना ही यहाँ पर होगा। देख रहे हैं ना, लंबाई चौड़ाई सब समान है, इसलिए हम बेलन का यूज यहाँ पर करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ डाउट होते हैं अक्सर स्टूडेंटों का, जो कि हमने आपको क्लियर कर दिया है। इस बात को आपको लिखना पड़ेगा। याद रखेंगे बेलन में 3 सतह होते हैं, एक है S1 सतह, एक है S2 सतह और एक है ये S3 सतह। ये 3 इसमें सरफेस होते हैं बेलन में, एक सबसे ऊपर वाला, ठीक है, एक सबसे नीचे वाला और एक जो ये बीच वाला, ठीक है। 3 सरफेस होते हैं, S1, S2 और S3। तो इसको माना कि करके आपको लिखना होगा। मैं फिलहाल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी यहाँ पर लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आप लिखेंगे माना एक अनंत लंबाई का, माना एक अनंत लंबाई की चालक तार L है जिस पर प्लस क्यू आवेश, जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। इतनी बात समझ में आ गया। माना एक अनंत लंबाई का चालक तार L है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है। उसके बाद आप लिख लेंगे जिसका आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है, जिस पर आवेश घनत्व लैम्डा है, ठीक है। तथा आप ये भी लिख सकते हैं कि बेलन की लंबाई L है, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। तथा बेलन की लंबाई L तथा त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, R है, त्रिज्या R है, तथा बेलन के 3 सतह, बेलन के 3 सतह S1, S2 तथा S3 हैं। तो इतनी बात आप केवल लिख देंगे, आपका काम कम से कम हो जाएगा, इतना आप लिख लेंगे। देखिए यही बात मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा समय आपको मैं एक्स्ट्रा लगता है, मैं जानता हूँ,
बट मैं चाहता हूं ना कि जो भी स्टूडेंट मुझ पे समय दे रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए, डाउट। इसीलिए थोड़ा सा समय लगे क्यों नहीं लगे, लगना चाहिए भी, बट आपको समझ में आ जाए और याद हो जाए इसी वीडियो में, ये भी कोशिश कीजिए। तो आपको हमने ये क्यों कैसे लिखवाया है, हमने यहां से बोला है कि एक अनंत लंबाई का चालक तार L है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, जिसका आवेश घनत्व लैम्डा है, तथा बेलन की लंबाई L तथा इसका त्रिज्या R है, तथा बेलन के 3 सतह S1, S2 और S3 है। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए, अब आपको मैं इसका प्रूफ करके दिखा रहा हूं। तो अब आपको क्या करना है, प्रूफ नहीं मतलब गणना हम करेंगे। देखिए, गणना करने के लिए कुछ आपको रूल याद रखना होगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो गणना करने के लिए मेरा ट्रिक यही है, ट्रिक आप जान लीजिए। ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक है और वो क्या है कि सबसे पहले हम गणना करेंगे आवेश की। सबसे पहले हम गणना करेंगे आवेश Q की। तो आवेश बराबर क्या होता है, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व गुणे उस चालक की लंबाई है तो लंबाई से हम गुणा कर देंगे। यदि कोई क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल से गुणा कर सकते हैं, या लंबाई है तो लंबाई से करें, या क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल से, ठीक है, या अदरवाइज आयतन है तो मीटर क्यूब से कर सकते हैं। तो इतना बात आप समझ में आ गया कि आवेश बराबर आवेश घनत्व गुणे लंबाई होता है या क्षेत्रफल भी होता है। तो सबसे पहले हम आवेश की गणना कर लेंगे। दूसरा में हम करेंगे विद्युत फ्लक्स की गणना, विद्युत फ्लक्स फाई ई की। तो विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू होता है, विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई ds cos थीटा। तो देखिए, दूसरा में हम क्या गणना करेंगे, विद्युत फ्लक्स की गणना कर लेंगे। और उसके बाद अब तीसरा हमारा काम होगा गॉस का प्रमेय। अब गॉस के प्रमेय में हम जानते हैं फाई ई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने फॉर्मूला गॉस के प्रमेय में पढ़ा था। तो हम सिंपल में कुछ नहीं करेंगे, ये जो Q का हमने यहाँ पे मान निकाला है ना, इस Q के मान को हम ले आकर यहाँ पे पुटअप कर देंगे। और ये जो यहाँ से फाई का जो मान हमने निकाला है वो हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। अगर फाई के मान को हम यहाँ पे रखते हैं तो ई ds cos थीटा यही तो है, तो हम ई ds cos थीटा है और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में ये Q है तो Q हमने लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट है एप्सिलॉन नॉट। हमें किसकी गणना करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं ध्यान से तो आपको एक चीज दिखाई देगा, यहाँ पे ये क्या है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसी की ना गणना करना है। तो ये जो शेष यहाँ पे गुणा में दिखाई दे रहा है, ये इधर आकर भाग करा देगा तो ई की हम गणना कर पाएंगे। तो अभी केवल आपको ये ट्रिक याद रखना है कि हमें क्या आगे करना है। सबसे पहले आवेश की गणना करेंगे, दूसरा में विद्युत फ्लक्स की गणना, और तीसरा इन दोनों को गॉस के प्रमेय में पुटअप कर लेंगे। साइड में ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, आगे अभी हम कराएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। निश्चिंत रहिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है अभी तो समझ में आएगा, बट ये आप एक साइड में लिख लीजिए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप साइड में इसे लिख लेंगे। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक, गणना पे आते हैं। देखिए, गणना करने के लिए सबसे पहले हम आवेश की गणना करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे आवेश, आवेश Q इक्वल टू, हम जानते हैं आवेश इसकी गणना कर रहे हैं कि इस चालक पर कुल कितने आवेश है। तो आवेश इक्वल टू क्या जानते हैं, आवेश घनत्व गुणे क्या होता है, इस चालक की लंबाई। तो आवेश घनत्व क्या है, यहाँ पे लेमडा है तो हमने लेमडा लिख दिया, और इस चालक की लंबाई कितनी है, L है तो L हमने लिख दिया। तो यहाँ से हमें सबसे पहला फॉर्मूला ये मिला, ठीक है, आवेश घनत्व का, आवेश घनत्व सॉरी आवेश का हमने मान निकाल लिया, आवेश इक्वल टू आवेश घनत्व गुणे
चालक की लंबाई। तो ये हमने गणना कर लिया। दूसरा हमारा लक्ष्य है विद्युत फ्लक्स की ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पे विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमारे पास तीन चीजें हैं। सबसे पहले S1, S2 और S3। तो पहले हम S1 पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर से S2 पृष्ठ के लिए, फिर से S3 पृष्ठ के लिए। जब तीनों के लिए निकाल के और तब जाकर तीनों को ऐड करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हम तब यहाँ पे लिखेंगे S1 पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स। S1 पृष्ठ, ये S1 पृष्ठ है, इसके लिए विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। तो फाई E1 लिख दे रहे हैं। 1 मतलब S1 के लिए निकाल रहे हैं तो फाई E1 हमने लिख दिया। अब फाई इक्वल टू, हम विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं, E होता है E ds cos थीटा। तो ds मतलब होता है E ds cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है विद्युत फ्लक्स का। बट यहाँ पे ds क्या है, अल्पांश पृष्ठ है, और यहाँ पे पृष्ठ हम किसके लिए बात कर रहे हैं, S1 के लिए। तो इस ds के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस ds के जगह पर हम S1 लिख सकते हैं। S1 हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि हम S1 के लिए ज्ञात कर रहे हैं ना, तो S1 हमने लिख दिया। अब आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हमने E लिख दिया, S1 लिख दिया, और यहाँ पे एक यही मेन चीज है, ये आप समझ गए तो सब समझ गए। देखिए ये cos थीटा का मान हमें भरना है। तो ये बताइए, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, और ये अगर पृष्ठ की हम देखें ना, तो ये पृष्ठ की दिशा है, मतलब S1 पृष्ठ की ये दिशा है। तो हमने आपको जब गॉस के प्रमेय पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि जो पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर होती है, देख रहे हैं ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर है और पृष्ठ की दिशा भी इस ओर है, मतलब ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो जब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पृष्ठ के दिशा के समांतर होती है, तो इसका मतलब वहां पे थीटा का मान हम 90 डिग्री लेते हैं। क्या हम लेते हैं, 90 डिग्री लेते हैं। ये बात हमने आपको बताया था, तो 90 डिग्री यहाँ पे हम पुटअप कर दिए। याद रखेंगे, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के यदि पृष्ठ समांतर है तो वो लंब हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। और यदि लंबवत है, पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है, तो वहां पर हम थीटा का मान 0 लेते हैं। इसमें थोड़ा यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है ज्यादातर स्टूडेंटों का। तो यहाँ पे हम जानते हैं cos 90 इक्वल टू होता है 0 अगर इसमें गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा। तो ये सबसे पहला हमने S1 पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स की गणना कर लिया, जो है फाई E1 इक्वल टू 0। तो ये हमने पहले विद्युत फ्लक्स के लिए कर लिया। तो S1 के लिए कर लिया, अब S2 के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे S2 पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स S2 पृष्ठ के लिए कुल विद्युत फ्लक्स, तो ये हो जाएगा फाई E2, और फाई E2 इक्वल टू होता है E S2 cos 90 थीटा के जगह पर हमने 90 इसलिए लिखा क्योंकि इसकी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, यहाँ पर भी इस पृष्ठ की जो दिशा है, S2 पृष्ठ की दिशा है, वो भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समांतर है। समांतर होगा तो वहां पे हम 90 डिग्री लेते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 90 लिख दिया। और यहाँ पर भी cos E2 मतलब फाई E2 का जो मान आएगा वो 0 आ जाएगा। क्यों 0 आया है, क्योंकि हम जानते हैं कि cos 90 इक्वल टू होता है 0, तो 0 अगर इसमें गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। तो देखिए S1 पृष्ठ के लिए हमने निकाल लिया, फिर से S2 पृष्ठ के लिए, फिर से हम S3 पृष्ठ के लिए निकालते हैं। अब हम लिखेंगे S3 पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स।
S3 पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू फाई E3, तो फाई E3 इक्वल टू क्या होता है ES3 cos थीटा। ES3 cos थीटा हो जाएगा, S3 के लिए निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, मैं अगर आपसे पूछूं ES3, यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, तो देखिए यहाँ पर ये जो बेलनाकार पृष्ठ है इसका जो तीसरा है, तो इसकी इस पृष्ठ की जो दिशा है ना, इसकी पृष्ठ की दिशा इस ओर है, ठीक है, पृष्ठ की दिशा इस ओर है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस ओर है, तो ये पृष्ठ जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत है। तो जो लंबवत होता है वहां पे थीटा का जो मान हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, वो 0 लेते हैं। याद रखेंगे हमने कहा था कि जो समांतर होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जो समांतर होगा वहां पर थीटा का मान हम 90 लेंगे। और ये अगर पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत दिखाई दे रहा है, इसका मतलब थीटा का मान हम वहां पे 0 लेंगे। तो ये बात आप समझ गए, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0 ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो एक बात आपको याद रखने वाली ये बात है कि फाई E3 हमने लिख दिया और cos यहाँ पे E हमने लिख दिया। और याद रखें S3, ये S3 क्या है, बेलनाकार है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RL होता है। तो S3 के जगह पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान हमने रख दिया है। और cos 0 इक्वल टू होता है 1, और 1 अगर इसमें गुणा करेगा तो इतना ही होगा। ये बेसिक बात है, इतनी बात हम जानते हैं। तो S3 पृष्ठ के लिए हमने विद्युत फ्लक्स की गणना कर लिया। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने 2 ही काम किया है। सबसे पहला कि आवेश का मान हमने ज्ञात किया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट, आवेश का मान ज्ञात किया। दूसरे में हमने विद्युत फ्लक्स S1 पृष्ठ के लिए निकाला है, फिर तो S2 पृष्ठ के लिए, फिर से S3 पृष्ठ के लिए। जब हम इन तीनों विद्युत फ्लक्सों को जोड़ देंगे तब ना हमें पता चलेगा कि कुल फ्लक्स कितने हैं, तब हमें पता चलेगा। तो अगर हम इसको आगे ले चलें, तो ध्यान से आप समझेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, कुल विद्युत फ्लक्स। तो कुल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू फाई E इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, फाई E1 फाई E2 और प्लस फाई E3, ये लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बैक आते हैं तो देखिए फाई E1 का मान है 0, फाई E2 का मान है 0 और फाई E3 का मान है E इंटू 2 पाई RL। तो ये बात हम यहाँ पर रखेंगे। तो फाई E1 का मान है 0, फाई E2 का मान है 0 और फाई E3 का मान क्या है, E इंटू 2 पाई RL। यही ना था जी, बिल्कुल यही था। अगर हम यहाँ पे टोटल विद्युत फ्लक्स निकालें तो फाई इक्वल टू ऐसे भी हम लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, E इंटू 2 पाई RL। तो ये हमें टोटल कुल विद्युत फ्लक्स का मान हमें यहाँ पे मिल गया। तो इसे हम समीकरण सेकेंड मानेंगे। देखिए समीकरण फर्स्ट में हमने आपसे पहले कहा था कि सबसे पहले हमें आवेश की गणना करना है, तो इसको समीकरण फर्स्ट माना है। अब देखिए हमने कुल विद्युत फ्लक्स की गणना कर लिया, जो कि सेकेंड हमारा दूसरा काम था। अब हमारा तीसरा काम क्या है, तीसरा हमने काम आपसे कहा था कि गॉस का प्रमेय। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यही ना होता है जी। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ध्यान से समझेंगे। फाई का मान हम जानते हैं यहाँ पे है, तो फाई का मान हम यहाँ पर लिखते हैं E इंटू 2 पाई RL, ये हमने लिख दिया फाई का मान। आवेश, देखिए आवेश का मान हम यहाँ पे जानते हैं, आवेश का मान Q का मान लेमडा इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यही अब हम यहाँ पे लिख देंगे लेमडा इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और उसके बाद नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, लेमडा इंटू L लिख दिया है, नीचे एप्सिलॉन नॉट।
अब आप ध्यान से समझेंगे तो देखिए यहाँ पर ये टोटल चीज अगर हम देखते हैं तो E इक्वल टू, ये टोटल इधर गुणा में है, नीचे आएगा तो भाग कर आएगा, तो हम लेमडा इंटू एल कर देते हैं अब बटे 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं। अगर यहाँ से हम इसको काटते हैं तो L से L कैंसिल हो जाएगा, फिर से L से L कैंसिल हो गया, और उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा, उसके बाद E इक्वल टू यहाँ पे लेमडा मिलेगा इधर 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, दोनों पक्षों में अगर हम देखिए, ये तो हमारा मेन है, ये हमारा यही हमारा गणना हमने कर लिया है, और यही है प्रूव्ड, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यह हमारा यही है कि यही हमारा फॉर्मूला है मेन, जो है कि अनंत लंबाई के सीधे आवेशी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस अनंत लंबाई के चालक तार के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वो तीव्रता होगी E इक्वल टू लेमडा इंटू 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। बट ये फॉर्मूला हमें डेरिवेशन करते समय बहुत ही परेशानी, मतलब न्यूमेरिकल लगाते समय परेशानी में डाल देगा, ठीक है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे पाई का मान कुछ और है तो उसको भरना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट का मान किसको पता कितना है, 8.85 × 10⁻12 होता है, बट फिर भी उस तरीके से गुणा भाग करने में दिक्कत आती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसमें दोनों पक्षों में ऊपर और नीचे दो का नीचे ऊपर गुणा करा दिया, ठीक है। तो जब इसमें गुणा होता है तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है E, ये देखिए ये 2 इसमें गुणा हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और ये 2 इसमें गुणा हो गया तो 2 एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, अब बटे ये क्या हो जाएगा, ये R है तो R इधर आ गया, तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिला। तो मेन हमारा ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब इसको वैज्ञानिकों ने इसलिए निकाला क्योंकि इसका मान ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है 9 × 10⁹, ये 9 × 10⁹ होता है इसका मान, और लेमडा का मान और त्रिज्या का मान हम रखेंगे, आवेश घनत्व का मान, तो हम न्यूमेरिकल आसानी से कर पाएंगे। तो ये होता है कि अनंत लंबाई के कारण, अनंत लंबाई के सीधे आवेशी तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। देखिए हमने आपसे कहा था ना कि सबसे पहले हम आवेश की गणना करेंगे, उसके बाद हम विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। अब विद्युत फ्लक्स की गणना करने के बाद हम क्या करेंगे, हम गॉस के प्रमेय में इसका मान पुटअप करेंगे, और मान पुटअप करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा समय लगा, बट क्या है कि समझना होता है, पूरा डिटेल में समझाना होता है, तो समय तो लगता है, बट मेरा लक्ष्य जो है कि सभी स्टूडेंट जो मुझ पे समय दे रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उनका समय बर्बाद ना जाए, इसलिए पूरा डिटेल में समझे, अच्छे से समझे, जिससे उनको हमेशा के लिए याद हो जाए। 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको जितनी भी बातें बताई गई हैं वो आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि बेसिक टू हाई सभी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपनी बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।